Welcome dear students. In unit first, I think this is your second lecture, cultivation of mango. Today we will discuss about edaphological factors of mango. Title: Tropical and subtropical fruit production. Code HOT 503. लेक्चर 2 है आपका ये मैंगो के सब डिवीज़न से। अब हम इसके आउटलाइंस की बात करते हैं कि क्या क्या आउटलाइंस में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स में काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा इसे एलेबोरेट किया गया है। सबसे पहले है सॉइल, स्लोप और कंटूर ऑफ द लैंड, सॉइल प्रोफाइल, डेप्थ ऑफ द सॉइल, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, वाटर टेबल, न्यूट्रिएंट स्टेटस, सॉइल रिएक्शन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल, फ्रॉस्ट, विंड एंड द लास्ट इज हेलस्टॉर्म। चलिए तो हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सॉइल। आम के कल्टीवेशन के लिए, मैंगो के कल्टीवेशन के लिए या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ मैंगो के लिए किस तरीके की सॉइल की नीड होती है। मैंगो ग्रोज वेल ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। जनरली सभी प्रकार की मृदाओं में, सभी प्रकार की सॉइल्स में इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है, पर कैसी सॉइल हो जिसमें हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिले। मैंगो ग्रोज वेल ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल provided they are deep and well drained. Red loamy soils are quite ideal. जो रेड लोमी सॉइल्स होती है वो आम के कल्टीवेशन के लिए आइडियल है। Alkaline, ill drained and soil with rocky substratum are not suitable for successful cultivation of mango crop. जो एल्कलाइन सॉइल है जिसमें ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, वाटर स्टैग्नेशन हो जाता है, सॉइल में वाटर का मूवमेंट नहीं है, स्लोप ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस वाली जो एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं वो मैंगो के कल्टीवेशन के लिए अनफिट मानी जाती हैं। इन इंडिया मैंगो इज ग्रोन ऑन लेटेराइटिक, एलोवियल, conker and other type of soil. However, rich, medium and well drained soils give better results. Very poor, stony and soils with hard substratum should be avoided. The bigger and cropping behavior of a mango tree आर अफेक्टेड बाई सॉइल टाइप्स। जो उसका बिगर है, जो उसका ओज है और जो क्रॉपिंग बिहेवियर है, उसके फलन का जो व्यवहार है वो प्रायः सॉइल के प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हमें सॉइल का जो चयन है वो हमें किसी रिकमेंडेड रिसर्च स्टेशन या कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या मैंगो कल्टिवेटिंग जोन्स, इन 3 के द्वारा जो रिकमेंड किया गया हो हमें वही अडॉप्ट करना चाहिए। इन आवर कंट्री द बेस्ट मैंगो गार्डन्स आर सिचुएटेड ऑन द डीप फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स ऑफ द इंडो-गैंगटिक प्लेन। इन आवर कंट्री द बेस्ट मैंगो गार्डन्स आर सिचुएटेड ऑन द डीप फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स ऑफ द इंडो-गैंगटिक प्लेन। ऑन shallow soils of hill slopes, mango trees grow to a large size, but the yield are not satisfactory. On the laterite soils of the West Coast and of Vidar Karnataka, the trees are smaller, and sandy loams of Telangana region India produce trees of medium height. तेलंगाना रीजन जो इंडिया का है वहाँ ऐसी टाइप सॉइल्स में मीडियम हाइट होती है मैंगो के ट्री की। तो एज पर कंडीशंस, एज पर जॉइंट्स, एज पर स्टेट्स,
हाइट भी अलग है, नेचर ऑफ सॉइल भी अलग है, पीएच ऑफ सॉइल भी अलग है, पूरे सॉइल का जो सबस्ट्रेटम है वो पूरा अलग है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज शेप और कंटूर ऑफ द लैंड. दिस इज एन important factor for successful growth and development of mango crop. स्लोप और कंटूर ऑफ द लैंड एक एसेंशियल फैक्टर है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. द लैंड शुड बी स्लाइटली एलिवेटेड विद लिटिल स्लोप टुवार्ड्स द ड्रेन. The drained and basin shaped areas should be avoided because such areas collect more rainwater and become waterlogged. Such situations leads to poor aeration of roots, and the roots may turn black and rot, means ultimately die. जहाँ रूट्स में प्रायः एरेशन, उचित वायु का जो मार्ग नहीं होता, जो एरियाज़ वाटर स्टैग्नेटेड होते हैं या जिनमें ज़्यादा उबड़ खाबड़ के कारण पानी का स्थानांतरण नहीं हो पाता, वहाँ जो मिट्टी के छिद्र होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं. ऐसी कंडीशंस में उनकी रूट्स जो है टर्न ब्लैक होकर अल्टीमेटली डाई मतलब मर जाती हैं और उनकी जो वायवीय क्रियाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस टू सी दैट those trees that are subjected to floods or low lying with poor drainage generally die quickly. This kind of damage has been noticed in the waterlogged areas of Telangana region in India. Elevated locations are more ideal for mango cultivation. Soils with too much of slope are prone to erosion and too much of drainage, and such soils also get moisture depletion quickly and require frequent irrigations. Now the next slide is soil profile. मैंगो के कल्टीवेशन के लिए सॉइल की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, हमें इस चीज़ को भी जानना बहुत आवश्यक है. The fertile soil is one that is present in the top 15 सेंटीमीटर लेवल. जो फर्टिलिटी स्टेटस होता है सॉइल का किसी भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो सॉइल से बिलो 15 सेंटीमीटर ही फर्टिलिटी स्टेटस को शो करता है. इट इज़ कल्टिवेटेड पोर्शन ऑफ द लैंड. इसे हम कल्टिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड भी बोलते हैं. Normally, the soil profile is studied from top to a depth of 1.8 meter or more. It is a prerequisite for assessing the sustainability of the soil of any crop. The depth, texture, structure, and others are also considered in soil profile. Now the next slide is depth of soil. Mango has very deep and strong root system. Thus, soils for mangoes should be quite deep for easy penetration and spread of the root system. Soils with a depth of 1.2 meter or more are ideal for mango crop. More the depth of soil, better is the suitability. जो डेप्थ है वो बेटर सुटेबिलिटी होती है 1.2 मीटर से यदि ज़्यादा है. हार्ड soils poor in depth or soils having hard pan in the subsoil should be avoided. The deep and well drained soil with no impervious layers allow good depth and distribution of root system, producing trees of standard size, heavy yields and long life. Next slide. टेक्सचर. सॉइल का टेक्सचर कैसा होना चाहिए.
In India, some of the best mango orchards are located in the Gangetic plains of northern India and also on the banks of great rivers of the peninsular India. In India, some of the best mango orchards are located in the Gangetic plains of northern India and also on the banks of great rivers of peninsular India. The soils in these regions are highly fertile and silty loams or alluvial loams. Sandy soils are poor in organic matter content and other plant nutrients, as such they need to be supplied by heavy manuring. Such soils do not provide good anchorage to root system. Sandy और ग्रेवली सॉइल हैव पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जो ग्रेवली सॉइल्स होती हैं और जो सैंडी सॉइल्स होती हैं उनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल को सोखने की क्षमता, वो बहुत पुअर होती है. While growing mango in such soils, texture of soils should be improved by periodical application of organic manure like FYM or compost. The most desirable soil for mango is one of the medium texture, deep and well drained. Now the next slide, structure. Soil का structure कैसा होना चाहिए? It refers to arrangement of soil particles. The structure of the soil in different horizons should be open, granular and compact structures should be avoided. जिसका ओपन हो, ग्रेनुलर हो और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो, ऐसे सॉइल्स को हमें आम के लिए अवॉइडेड किया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में, ऐसे स्ट्रक्चर्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है. द सब सॉइल शुड बी फ्राइबल. भुरभुरी होनी चाहिए. जो अधो सतह हो मृदा की, वो भुरभुरी होनी चाहिए. दे शुड नॉट बी impenetrable plains such as clay, conker and rocky. The presence of a substratum of loose gravel or mudam helps in providing good drainage. Now the next slide, root penetration. It is also a measure of soil erosion. The top 1 meter soil should at least permit the penetration of most roots of plant in plenty. Poor drainage is reflected by the poor growth, sickly appearance or death of plants. Mango, being a hardy crop, its root penetrate easily into hard soils like laterite soils and the plants grow luxuriantly. गहरी जड़ों के कारण यदि कोई हार्ड सॉइल्स भी होती है जिसका परत बहुत कठोर होता है, उसमें भी पेनिट्रेट कर जाती हैं इसकी सॉइल्स, इसकी रूट्स. मैनी सच मैंगो गार्डन्स ऑन लेटराइट सॉइल्स कैन बी सीन इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड मोर पर्टिकुलरली इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कोस्टल कर्नाटका. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज वाटर टेबल. किस तरीके का वाटर टेबल होना चाहिए? A constant water table is more preferred for good growth and development of a mango crop. During any part of the year, water table should remain constant and should never fluctuate. For mango, the water table should always be a depth of 1.20, 1.80 to 2.40 meter. If water table is too high, यदि जल स्तर काफ़ी ऊंचा है, then feeder roots, प्राय जो एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें, will be submerged with water, उसके साथ संलग्न हो जाती हैं for a long time, leading to chlorotic patching of the leaves. उन लीव्स के बाहरी सिरों पर क्लोरेटिक हो जाती है, ठीक है, उनमें लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, वो किसी भी तरीके के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को शो करने लगती हैं.
लगता है कि वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को शो कर रही हैं, लेकिन होता ये है कि वो सबमर्ज्ड हो जाती हैं वाटर के साथ और शो करती हैं क्लोरेटिक पैचेस को, और कभी कभी लगता है कि आयरन की डिफिशियंसी हो गई, पोटेशियम की डिफिशियंसी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो द प्लांट मे नॉट डाई बट रिमेन अनहेल्थी एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज एडवर्सली अफेक्टेड. The growth of the plant is adversely affected. Now the next slide is nutrient status. Classification of soils with regards to mango has been done only to certain extent. Nutrient uptake by mango differs with the variety, age of plant, soil type and management. इन चारों पर निर्भर करता है अपटेक कैसा होगा, वैरायटी कैसी है, क्या प्लांट एजेस है, सॉइल टाइप कैसा है, और उसका आप प्रबंधन मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं. इन जनरल अ क्रॉप प्रोड्यूसिंग 15 टन पर हेक्टेयर रिमूव्स 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस and 100 kilogram potash. A definite correlation exists between nitrogen, phosphorus, potassium and calcium status of soil and yield of mango. This has been revealed by a preliminary survey of soils conducted in areas of best mango gardens in Bihar. In Tamil Nadu, it was noticed that presence of peroxide of iron in the soil increased the vigor of tree and sweetness of fruits. Most of the mango growing soils in India have a low soluble salt content, ranging from 0.04 to 0.05%, whereas the total phosphorus varies from 0.06 to 0.0605% and available potash from 0.008 to 0.0087%. Now the next slide is soil reaction. The soil reaction of the soil pH affects the growth of mango tree to a certain extent. Highly calcareous soils जिनमें कैल्शियम का अधिक प्राचुर्य होता है, highly calcareous soils having large quantities of lime nodules are considered poor for mango cultivation. ज़्यादा कैल्शियम वाली जिनमें लाइम चूने की मात्रा ज़्यादा होती है वो प्रायः आम की खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती. Being highly alkaline, young plants are subjected to burning. Such soils are rich in sodium and become impenetrable to water. The presence of small amounts of conker in neutral or slightly alkaline soils up to pH of 7.5 may not harm the tree. A range of 5.5 to 7.5 is ideal for mango growing. The soil should be preferably have a very low total water soluble salt content 0.04 to 0.5%. Now the next slide is climate. अब यहाँ से शुरू होता है क्लाइमेट कि कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए. मैंगो इज ग्रोन इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस. मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों कंडीशंस में इसको ग्रो किया जाता है. और एक चीज़ आप नोट कर लेना, इसे पेन ट्रॉपिकल भी बोलते हैं. कंपटीशन में ये पूछा जाता है, इसको पेंटॉपिकल प्लांट भी बोलते हैं. It can tolerate a wide range of climatic conditions. For growing mango on a commercial and profitable scale, the temperature and rainfall have to be within a clearly defined range. In addition to altitude, temperature, rainfall,
and the wind velocity also influence growth and production of mango. Mango thrives well under humid and dry conditions. Mango thrives well under humid and dry conditions. It requires good rainfall during its growing season. इसका ग्रोइंग सीजन होता है जून टू अक्टूबर. एंड रेनलेस ड्राई वेदर फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स. रेनी और क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग फ्लावरिंग. यदि वर्षा जैसा माहौल या मौसम फ्लावरिंग में है तो पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ ऑफर्स, ये जो दो एक बीमारी है, एक इंसेक्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ ऑफर, इनका इन्फेस्टेशन हो जाता है यदि फ्लावरिंग कंडीशन में वर्षा हो गई या क्लाउडी वेदर है तो. नेक्स्ट स्लाइड, एल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितने मीटर की. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मोर सुटेबल फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैंगो क्रॉप. एज अ रिजल्ट, one can see large number of mango gardens in almost all parts of the country. Altitude of a place is one of the important feature of the climate which determines good growth of the crop. The plant grows luxuriantly and yields well from sea level to 1000 meter above mean sea level. However, for commercial cultivation of mango crop, 600 meter altitude is ideal, as the altitude of the place increases over and above 1000 meter from MSL. The growth and productivity of the crop are poor. The altitude has a definite role on the time of mango flowering. It has been observed that an increase in every 12 meter altitude, flowering is retarded by 4 days. इस लाइन को दोबारा से समझना. It has been observed that an increase in every 12 meter altitude, flowering is retarded by 4 days. Now the next slide is temperature. टेम्परेचर का क्या रेंज होना चाहिए मैंगो के कल्टीवेशन के लिए. क्लाइमेटिक कंडीशंस, particularly temperature, also govern the flowering time and ripening time of the fruits. Mango starts flowering early in Bihar, Bengal and eastern Uttar Pradesh due to onset of high temperature early in the season. Fruit ripening is also earlier in these regions than in northwestern parts. In the south, under moderate temperature conditions, even during winter, the flowering may start in September or as late as November. At Kanyakumari, some of the varieties flowers and fruits twice a year. कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया है कि कुछ वेराइटीज़ 2 बार पुष्पन और फलन को क्रियाशील करती हैं. This is known as off-season bearing, which may primarily be conditioned by the difference in night and day temperature and also humidity. The annual mean temperature at which mango thrives best is around 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स आप कहीं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली नेट और JRF में पूछा जाता है कि एनुअल मीन टेम्परेचर एट विच मैंगो थ्रिव्स बेस्ट इज अराउंड 26.7 degree centigrade. The optimum growth temperature for mango is 23.9 degree, 26.7 degree centigrade.
नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज रेनफॉल। वर्षा की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए? इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ रेनफॉल but the timing visit of important in growing mango. In India, mango grows equally well both under low and heavy rainfall of 25 to 250 centimeter annually. However, with the annual rainfall of 75 centimeter and above, it can be grown with little or no irrigation. On the prerequisite of successful growing of mango is the absence of rain during the flowering time. Rain at flowering not only washes away the pollen which adversely affect fruit set, but also encourages greater incidence of mango hoppers, mealybugs, and diseases like powdery mildew and anthracnose, which damage the crop sometimes completely. Cloudy weather with the resultant increased humidity in the atmosphere also encourages greater incidence of such pests and diseases. Cloudy weather with resultant increased humidity in the atmosphere also encourages greater incidence of such pests and diseases. Next slide, wind. Exposure to strong winds, whether hot or cool, is harmful to mango crop. In fact, high velocity of wind affects mango trees in several ways. Winds of high velocity leads to quick evaporation of water from the soil and thus reduce moisture availability, which is very much necessary for ideal growth and development of the plant. Strong winds, gales or storms blow away the branches, leaves or panicles, and sometimes fully grown trees also get toppled. जब ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, प्रायः बरसात के साथ ओला या ओलावृष्टि होती है, तो ऐसी कंडीशंस में जो पेनिकल्स और लीव्स इवन फ्लावर्स तक होते हैं ना, वो टॉप्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें क्षति हो जाती है. It is more so in the areas adjacent to coast or open areas that are not fully protected with windbreaks. Dwarf mango varieties like Amrapali, Rumani, and Kerala dwarf are less prone to wind damage. क्यों? क्योंकि वो इतनी गहराई ऊंचाई तक बढ़ती ही नहीं है जिसमें हवा का उनके प्रकोप हो. उनकी हाइट एक निश्चित पैमाने तक होती है और जो हवा का स्तर होता है वो उनसे काफ़ी ऊंचा होता है. Prone to wind damage compared to tall and huge trees like Perry and Langara. Perry and Langara काफ़ी लंबी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी टॉल वैरायटीज़ हैं मैंगो की. Now the next slide is hailstorm. The hailstorm occurs sporadically. ये कभी कभी hailstorm का मतलब समझ रहे होगे, काफ़ी गहराई से ओलों का वज्रपात. And that to during the pre-monsoon showers. The damage caused to fruit is by physical hitting of hailstorms, which leads to a rupture of tissue, and such areas get discolored and start rotting. जिन स्थानों पर वो आघात करते हैं, ठीक है, ओले जिस स्थान पर प्लांट के आघात करते हैं वो डिस्कलर्ड होकर वहाँ से रोटिंग होने लगती है और यही रोटिंग फंगस और इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन को बढ़ाती है, जिससे प्लांट धीरे धीरे अपनी वाइबिलिटी को ख़त्म करके नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है. सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई फंगस स्टार्ट समटाइम्स आफ्टर द फिजिकल डैमेज, जैसा कि ऊपर पॉइंट में बताया. Effective fruits do not ripe and are unfit for consumption. Such fruits are not even fit for pickling. ऐसे फ्रूट्स प्राय अचार बनाने के लिए भी सही नहीं रहते. There is hardly any method to protect this damage. इसको हम किसी भी कंडीशन में नहीं बचा सकते, क्योंकि आम को हम पॉली हाउस में तो नहीं बोएंगे.
आम हमें ओपन कंडीशन में ही बोना होगा, और जब ओलों का या उपलवृष्टि का वज्रपात होता है तो उससे केवल ईश्वर बचाता है, इंसानी शक्ति या इंसानी हुकूमत तो उससे नहीं बचा सकती। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉस्ट, पाला, कुहासा। मैंगो इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट एंड फ्रीजेस इफ नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। यदि हमने उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया है किसी भी आर्टिफिशियल सोर्सेज से, तो पाला उस पर प्रभावी हो जाता है। द डैमेज डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर सच एज एज ऑफ द ट्री, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, टाइमिंग, severity and duration of the frost. Generally, young trees with immature bud and those having active growth are affected more severely than the well-grown trees with mature bud and those in dormant condition. Trees identical in growth and age and growing on dry soils are also severely damaged as compared to those growing in wetland. The irrigation raises the soil temperature and provided protection against mild frosts. Early and late frost cause more damage than the mid-season frost of the same severity. Now the next slide is रेफरेंसेस में फर्स्ट है मैंगो प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मेरी किताब है, मेरे द्वारा लिखी हुई है, NPH पब्लिकेशन ने इसको छापा है दिल्ली ने। 56 से 98 पेजेस का हमने इसमें रेफरेंस लिया है। आई किसान एग्री इन्फॉर्मेटिव एंड सर्विसेज, नागार्जुन कंपनी की एक साइट है, काफ़ी अच्छा उसमें दिया गया है, उसका भी हमने रेफरेंस लिया है। रिसेंट एडवांसेस इन मैंजीफेरा इंडिका, अंकुर शर्मा, ये मेरी किताब है, जर्मनी में छपी हुई है लैम्बर्ट पब्लिशर के द्वारा। इसमें 42 से 44 पेजेस का हमने रेफरेंस लिया है। एंड नाउ इज थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ योर अंडर द मैंगो कल्टीवेशन सेकेंड टॉपिक एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स हैज बीन completed. Now in the next video we will discuss about the new topic. Till then, wait. Bye bye.